बच्चों, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द बायोहैंकर्स फैमिली। यस, दिस इज काजल सिंह, योर बायोलॉजी एक्सपर्ट, एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग ऑसम। कैसे हो? जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। यस, एंड आई होप कल का सेशन सबको बहुत मजा आया होगा। बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया कि मैम आज जो है एकदम मतलब फोटोसिंथेसिस क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो यार टेलीग्राम पे तो ठीक है, करते हो मैसेज, अच्छी बात है, बट कमेंट्स में भी कर दिया करो। यस, सो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो हाउ यू फाइंड द सेशंस। ओके, आज वैसे हमारा सेकंड चैप्टर है 4th यूनिट का, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये अलग ये चैप्टर है जिससे अगेन आप लोग खौफ खाते हो बट आज हम इस चैप्टर को भी बहुत इजी, बहुत ही सरल तरीके से जो है समझ लेंगे, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कल तो आपको मैंने काफी हद तक ट्रेन कर दिया कि भाई फंडामेंट्स अगर क्लियर होता है तो चैप्टर जो है यस इजी लगने लगता है, क्वेश्चंस यूं 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 सॉल्व होते हैं, है कि नहीं? तो वही चीज आज हम इस चैप्टर के साथ भी करेंगे। जो बच्चे नए आए हैं ऑन द प्लेटफॉर्म, यस, सो लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू कि वी हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट, यस, जहां पर हम रोज 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 रोज, यस, दिस क्रैश कोर्स सीरीज इज हैविंग 1 वीडियो 1 डे। हर रोज हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं। अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, प्लीज गो एंड चेक दिस प्लेलिस्ट। ओके, तो ये नीट 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली फ्री क्रैश कोर्स है टू गेट यू स्कोर 360 इन बायोलॉजी। ओके, सो डेफिनेटली डू नॉट मिस इट आउट। अभी हम लोग जो है आपके एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है, उस बेसिस पे यस सारा एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। यस, तो अगर आप पहले के सेशंस भी देखोगे, हैंड रिटन नोट्स देखोगे, तो वो एक्सपीरियंस के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और जो मेरे ओल्ड बायो हैंकर्स है, जो मेरे रेगुलर बायो हैंकर्स है जो आते हैं, कमेंट्स में जरूर बता देना, बाकी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करना कि हाँ भाई सच में मैम जो बोल रही है वो सच में होता है। ठीक है, यस, दैट मैटर्स। सो आज हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। रट्टा इधर भी नहीं चलेगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। फर्स्ट 3 यूनिट खत्म होने के बाद, चाहे वो आपका प्लांट फिजियोलॉजी हो, चाहे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, इधर रट्टा कम हो जाता है, इधर समझने वाली चीजें ज्यादा हो जाती है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। यस, तो वंस दैट वी आर क्लियर अबाउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो हमने फोटोसिंथेसिस में देखा कि किस तरीके से प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। यस, बट क्वेश्चन ये है कि यार सिर्फ खाना बनाते रहेंगे क्या? उनको एनर्जी की जरूरत नहीं है क्या? वो मतलब सिर्फ बनाते रहेंगे, हमारे लिए ही बनाते रहेंगे? इतने इतने दयावान। यस, तो वैसे वो प्रोड्यूसर्स तो होते हैं, वो एनर्जी बनाते हैं, बट यार उनको भी तो ये सारी चीजें करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। यानी क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन करते होंगे। यस, और कैसे करते हैं? उनका जो प्रोसेस है काफी ज्यादा हद तक सिमिलर ही है। यस, जो हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होता है वही आपके प्लांट्स के बॉडी में भी सेम रिएक्शन होता है। तो इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन, ये टॉपिक कॉमन हो जाता है आपके प्लांट्स के लिए भी एंड ह्यूमंस के लिए भी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये चैप्टर मैंने 2 पेज में ही खत्म कर दिया। देखो, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। तो आई होप एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड कि 2 पेज में आज रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। यस, बिल्कुल पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा। शुरू करें? यस, चलिए। सो लाइफ प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में, प्लांट्स के बॉडी में, दुनिया भर के लाइफ प्रोसेस होते हैं। अभी मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, यस, मैं ऐसे डांस कर रही हूँ, यस, मैं बात कर रही हूँ, ये सारे जो है, मेरा दिल जो है दिक 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 धड़क रहा है, यस, मेरे अंदर डाइजेशन हो रहा है, यस, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये लाइफ प्रोसेसेस हैं। यस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ये सारे लाइफ प्रोसेस करने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, बराबर ना? और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना खाने से। यस, और ये खाने से होता क्या है? वी रिस्पायर। यस, रेस्पिरेशन हम करते हैं, जिसके ऑक्सीजन आता है, और वो ऑक्सीजन के हेल्प से हम जो खाना खाते हैं उसका फिर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। यानी सेल के अंदर उस खाने को जलाया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन के हेल्प से, जिससे आपकी एनर्जी करेंसी यानी एटीपी जनरेट होती है। ठीक है, बस नोट्स को समझने का कोशिश करो, अपने एनसीईआरटी को ओपन रखो साइड बाय साइड। ठीक है, एनसीईआरटी अपनी ओपन रखना, और ऑल्सो आप जो है लेक्चर जब देख रहे हो तो आप ये पीडीएफ जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर किया है उसको भी साइड बाय साइड देखते रहना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बात किया कि भाई कोई भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहां से आता है? खाने से आता है, कॉमन सेंस। यस, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, किसके हेल्प से? क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से। क्लोरोप्लास्ट कैसे हेल्प करता है? क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है और वो क्लोरोफिल से वो हेल्प करता है। ठीक,
रेस्पिरेशन कहाँ होता है? यस, रेस्पिरेशन हमारा जो है होता है, एक साइट है उसका साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि यूनिवर्सल रिएक्शन है। प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, वो यही साइटोप्लाज्म तो सबके पास है भाई। साइटोप्लाज्म इज विद मतलब सबके पास है, वो चीज कॉमन है। तो इसीलिए जो रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है वो यूनिवर्सल रिएक्शन हो जाता है। और दूसरा साइट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों जगह पे आपका क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन किस चीज का होता है? जब भी आप किसी चीज को जला रहे हो, तो किसी चीज को जला रहे हो ना, तो वो जो चीज है जिसको आप जला रहे हो वो होता है आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब हम बोलते हैं मैम ग्लूकोज ही ना, ग्लूकोज ही ना, तो आप क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो? आप प्रोटीन्स भी तो खाते हो, आप फैट्स भी तो खाते हो। यस, आप अलग अलग सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स भी तो खाते हो। यस, तो क्या वो सब यूज नहीं होते? ऑर्गेनिक एसिड्स क्या यूज नहीं होते हमारे एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? यस, बिल्कुल होते हैं। तो सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं, आपके प्रोटीन, फैट्स, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सारी चीजें जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करती हैं। और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेसिकली क्या है? वो चीज जिसको बर्न करके हम एनर्जी बना रहे हैं, एकदम सिंपल सरल भाषा में। क्लियर एवरीवन? यस। अब वो जो क्वेश्चन था जिसका आंसर हमको चाहिए था कि क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? ऑब्वियसली केयर करना पड़ेगा ना, प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए। यस, सो प्लांट्स जो है उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, इसीलिए हमको ये डाउट आया। हमारे पास क्या, हमारे पास लंग्स है, हमारे पास नॉस्ट्रल्स है, तो हमको लगा यार हमारे पास तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि हेल्प कर रहा है गैस एक्सचेंज करने में, ये प्लांट्स के पास ऐसा क्या है? राइट। और रेस्पिरेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे, इवन एनिमल किंगडम चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से अलग अलग एनिमल्स के पास क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे। तो सबके पास अपना अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके हेल्प से वो रेस्पिरेशन करता है। बट प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई, दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। यस, तो ये गैस एक्सचेंज करता कैसे? इनके पास है वो ओपनिंग जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, स्टोमेटा और लेंटिसल्स। अब लेंटिसल्स नया है, स्टोमेटा के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि भाई गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यस, उसके अगल बगल जो है इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी एपिडर्मल सेल्स होते हैं, सब्सिडियरी सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स। यस, अब बात करते हैं लेंटिसल्स क्या है। तो लेंटिसल्स, अच्छा स्टोमेटा जिसने नहीं देखा है जल्दी से वो वीडियो देख लेना, पूरा सेशन कवर कर लेना। मैं नहीं चाहती कि अब जो हायर जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो आप बिना फंडामेंट्स क्लियर किए पढ़ें। तो प्लीज अपने बाकी के जो बैकलॉग्स हैं, अगर कोई नया है उसने पिछले सेशंस अटेंड नहीं किए, प्लीज जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है? यस, ओके। तो लेंटिसल्स की बात कर रहे थे हम। लेंटिसल्स क्या है? लेंटिसल्स पोरस टिश्यूज होते हैं। यस, दे आर नथिंग बट ह्यूज बड़े बड़े ढेर सारे इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास होते हैं। यस, आपके वुडी एंड स्टेम, यानी देखो लीफ जो है, लीफ वाला पार्ट जो है, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके पास तो क्लोरोफिल है। यस, उसके पास क्लोरोफिल है, उसके पास स्टोमेटा है। यस, तो उनके पास स्टोमेटा है। बट जो वुडी पार्ट है, यस, जिसमें बहुत ज्यादा डेड टिश्यूज भी हैं, उसके पास क्या है? उसके पास लेंटिसल्स होते हैं। तो दीज लेंटिसल्स आर नथिंग बट पोरस टिश्यूज जिसके पास सेल्स होते हैं विद ह्यूज इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द इनर सरफेस ऑफ वुडी ट्रंक और स्टेम। और ये जो पोरस है, यही पोर के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। तो जो वुडी है जहां पर आपका स्टोमेटा नहीं है, वहां पर ये लेंटिसल्स के हेल्प से जो है गैस एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और उसके बीच में। ठीक, क्लियर, इजी? यस। लूजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। यस, क्या होते हैं? लूजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स भी होते हैं आपके रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, जिसके हेल्प से इजी गैस एक्सचेंज होता है। तो हमने स्टोमेटा देखा, लेंटिसल्स देखा। यस, एंड लूजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स इजी गैस एक्सचेंज करने के लिए ये सारी यूज होते हैं। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है बट ये सारी चीजें हैं। ठीक, चलिए। अब ऑर्गेनिज्म जब रिस्पायर करता है, यस, तो वो दो तरीके से रिस्पायर करता है। एक जैसे हम लोग करते हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, हमको खाने को जलाना है, ऑक्सीडाइज करना है, तो हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एक जो ऑक्सीजन नहीं लेता, यस, जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता है। तो जो ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन करता है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है वो कहलाएगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। लोअर स्टैंडर्ड्स में ये सारी चीजें हमको क्लियर है। अब बात जब करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, अब आप कोई चीज जला रहे हो तो आधा थोड़ी जलाओगे, जलाओगे तो पूरा जलाओगे। यस, तो व्हेन देयर इज एरोबिक रिएक्शन, जब आप ऑक्सीजन का यूज करते हो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के वजह से वो जो
सबस्ट्रेट आपने यूज किया ना वो एकदम पूरी तरह से, अब मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन? बहुत सारे बच्चों को वो फंडामेंट्स भी क्लियर नहीं होते। यस, बस रट लेते हैं, हाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ मतलब क्या है। देखो, जब आप बोलते हो C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन करना है तो ये इसका जो कार्बन है ना ये पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे हमारे प्रोडक्ट में 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यानी 6 का 6 कार्बन से आपका ग्लूकोज बना था, 6 का 6 कार्बन टूट गया, अलग हो गया, अब इससे ज्यादा और नहीं टूटेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया। यस, उसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यस, वहीं पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि पूरी तरह से एनर्जी नहीं निकल पाती, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन के रह जाता है पूरी तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है तो कहां से बनेगा। ठीक, तो पहला हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। ठीक, तो आपने पहले ऑक्सीजन अंदर लिया, ठीक, बट एक रिएक्शन होता है जो कि कॉमन होता है एरोबिक एंड एनारोबिक के लिए, ठीक है। या ऐसा है क्या कि एनारोबिक अलग पाथवे करेगा, एरोबिक अलग पाथवे करेगा। देखो, पहला पाथवे होगा, अलग तो होगा, थोड़ा तो अलग होगा, बट जो पहला पाथवे, सबसे पहला पाथवे विच इज योर ईएमपी पाथवे भी कहते हैं इसको। क्यों ईएमपी? आपके गुस्टोव एमडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पारनास, ये एमडॉफ मेयरहॉफ पारनास, ईएमडी, यस, ये ईएमपी, सॉरी ईएमपी आपने याद रखना है, जिन्होंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या? ग्लाइकोज मतलब शुगर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, यानी ग्लूकोज जो है, शुगर है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। यस, तो वो है आपका ईएमपी पाथवे विच इज कॉमन। अब ये कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, तभी तो बोला साइटोप्लाज्म तो कॉमन है सब में, यानी ये ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल साइकिल। यस, आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल साइकिल, यानी कि ये जो है सबके बॉडी में हो रहा है क्योंकि सबके पास साइटोप्लाज्म है। पार्शियल ऑक्सीडेशन यहां पर होता है, एक ग्लूकोज 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। एक ग्लूकोज 2 पाइरुविक एसिड बनाता है। फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बना, स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है सुक्रोज में, सुक्रोज यस फर्दर इन्वर्टेज एंजाइम से ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों चीजें बनाता है। ठीक, चलो अब पॉइंट ये है कि हम लोग देख रहे थे कि ग्लूकोज आता कहां से है, तो हमने यार फोटोसिंथेसिस में स्टार्च होता है, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, सुक्रोज बना है, सुक्रोज भी ब्रेक डाउन होता है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज बन जाता है, जिसमें से आप ग्लूकोज को यूज करते हो। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ग्लूकोज यूज किया है। ठीक, अब ग्लूकोज यूज करने के बाद देखो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ गया, सॉरी ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज है 6 कार्बन का, कितने कार्बन का? C6H12O6, 6 कार्बन का हमारा ग्लूकोज होता है। ठीक, अब ध्यान से एक एक स्टेप आपने देखना है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, देखो जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये है आपका कार्बन, 6 कार्बन का ग्लूकोज। ठीक, यहां पर देखो, जहां ये एंजाइम के नाम है, ये जो ऑरेंज से लिखे हैं ये सब एंजाइम के नाम है। एंजाइम में जहां जहां काइनेज आएगा वहां वहां आपको समझ जाना है क्या होगा, क्या होगा, समथिंग रिलेटेड टू फॉस्फोराइलेशन होगा। यस, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप निकाला जा रहा है। तो एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल देते हैं, एडीपी बन जाता है। यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए एनर्जी का यूज किया क्योंकि एटीपी यूज किया। ठीक है, यस, तो यहां पर एनर्जी यूज हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, हेक्सोस काइनेज यूज हुआ है। देखो, हमने नॉमेनक्लेचर एंजाइम्स जब चैप्टर हमने पढ़ा था, वो एंजाइम्स मतलब पूरा चैप्टर नहीं, जब एंजाइम्स वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स का, अगर किसी ने मिस आउट किया you know where to find it, go and watch it. Yes, so डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का। हमने वहां पर देखा था कि हम एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। पहले आप लिखोगे कि ये कौन से सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, दूसरा कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और लास्ट में आप एज लगा दोगे। तो यहाँ पर जैसे हेक्सोस काइनेज, हेक्सोस काइनेज मैंने बोला ना, काइनेज आप वहीं याद होगा जहां फॉस्फोराइलेशन से कुछ तो रिलेटेड होगा। अब हेक्सोस क्योंकि ग्लूकोज है ना, इट इज अ 6 कार्बन शुगर, तो दैट्स व्हाई हेक्सोस। तो हेक्सोस काइनेज ये एंजाइम का नाम हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया, एक फॉस्फेट यहां से उठाया और उसके 6वें कार्बन पर रख दिया, जिसके वजह से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे हम क्या कर रहे हैं? यस, ग्लूकोज को हम आइसोमरेज करके फ्रुक्टोज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आइसोमर बना रहे हैं, उसका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया।
ठीक, तो सिंपल आइसोमर, उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हमने एक और एटीपी एक और एक फॉस्फेट ऐड किया है, यानी यहाँ पे भी काइनेज आया, बट यहाँ पर प्रोडक्ट सबस्ट्रेट क्या है आपका, फ्रुक्टोज। यस, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज यूज होता है एंजाइम, जिसमें आपने वापस से एक एटीपी लिया, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना दिया। ठीक है, यस। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बाद आप क्या करते हो, ये आपका फ्रुक्टोज बिस जो है ये 6 कार्बन का है, बट हम इसको क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे 3-3 कार्बन में, 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे। यानी ये एक मॉलिक्यूल था आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, उसको आपने 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट में बदल दिया, यानी 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए। कौन से, GLAP एंड DHAP। यस, व्हाट इज GLAP, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, एक बनाता है DHA। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे तैयार हो गए। अब उसके बाद क्या होता है देखो, अब ये जो है ना, ये आपस से ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज यूज करके ये DHAP कन्वर्ट हो जाता है, एक ही यूज करेंगे हम लोग, दोनों पे काम नहीं करेंगे। तो ये इसलिए रिवर्सिबल दिखाया है इधर कि ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, बट हम लोग DHAP पे काम नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं GLAP। ठीक है, अब GLAP पे क्या होता है देखो, 1,3 आपका बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। मतलब क्या किया मैम इसमें ऐसा, यहां पर ना ये देखो, ये क्या किया, यहां पर हमने हाइड्रोजिनेस किया, यानी NAD+ था और 2H+ था, यानी प्रोटॉन्स, हमने बनाया 2 NADH, बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, 2 NADH बनाए। ठीक है, 1,3 बिस आपका फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ये भी 3 कार्बन का। ठीक, अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, ये इसको कन्वर्ट करके बना दिया हमने काइनेज करके, यानी ये देखो ADP था, उसको ATP बनाया ADP में, यस, एक फॉस्फेट किया तो वापस फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन का काम हुआ, इसलिए काइनेज हुआ। यस, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया। ठीक है, 3PGA। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो फॉस्फोग्लिसरेट अब क्या करेंगे, म्यूटेज एंजाइम यूज करके, अब ये इसमें क्या किया, जो तीसरे कार्बन पे था उसके पोजीशन को चेंज करके 2 फॉस्फोग्लिसरेट कर दिया। ठीक है, यस, म्यूटेस किया। 2 फॉस्फोग्लिसरेट होने के बाद इनोलेज एंजाइम यूज किया और बनाया पेपा, यस, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और कहां पे सुना था ये पेपा, जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ओके, पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन रहा है, ये भी 3 कार्बन का है। बट यहां पर अगर आप देखोगे, यस, तो ये ट्रायोस फॉस्फेट, अब यहां से 2-2 मॉलिक्यूल्स होने लगेंगे सब यहां पर, इसलिए 2x लिखा है। ठीक है, ध्यान देना। लास्ट जो स्टेप है, यस, अच्छा देखो, ये इनोलेस में डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी पानी निकलता है, फिर ये पेपा बन जाता है। पेपा के बाद पाइरुविक एसिड बन जाता है, विच इज अ मेन प्रोडक्ट आपका ग्लाइकोलिसिस का, यही मेन प्रोडक्ट है आपका पाइरुविक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वापस से और ATP जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ATP जनरेट हो रहा है। तो यानी कि टोटल देखेंगे, यहां पर 2 ATP जनरेट हुआ, यहां पर 2 ATP जनरेट हुआ, यानी 4 ATP जनरेट हुए, और यहां पर 2 ATP यूज हुए। यस, 2 ATP यूज हुए। तो इसका अगर हम समरी देखेंगे तो क्या समरी है, 4 ATP सिंथेसाइज हुआ, बिल्कुल सही, और 2 ATP यूज हुआ, तो नेट ATP कितना बचा, 2। PGL का यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था ना, फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड DHAP का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर एवरीवन? यस, कूल। चलो, तो नेट प्रोडक्शन क्या है, नेट प्रोडक्शन है 2 ATP प्लस 2 NADH। कितना बना है नेट प्रोडक्शन, 2 ATP बना है और 2 NADH। देखो, ये 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है, ATP कितना बन रहा है, NADH कितना बन रहा है, हर साइकिल में जो भी आप पढ़ोगे ये 2 चीजें पे आपको फोकस करना है। यस, अब इसका फेट क्या है, फेट ऑफ पाइरुवेट। अब ये फेट ऑफ पाइरुवेट मतलब अब ये पाइरुवेट के जिंदगी में क्या है, अब ये पाइरुवेट क्या करेगा, कहां जाएगा। तो ये 2 अलग अलग रिएक्शन कर सकता है, एक जहां पर वो ऑक्सीजन को यूज करेगा, एक जहां पर वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करेगा। अब उसमें भी फर्दर 2 टाइप है, अगर वो ऑक्सीजन को यूज करेगा तो सीधा सीधा एरोबिक रेस्पिरेशन आपका क्रेब्स साइकिल में घुस जाएगा। अगर वो ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा है तो वो एनएरोबिक रिएक्शन लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। अब ये क्या होते हैं, आ जाइए देखते हैं। फर्मेंटेशन में होता क्या है, देखो ध्यान दो। अब 2 तरीके के फर्मेंटेशन होते हैं, एक जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है, दूसरा जिसमें इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे
फर्मेंटेशन में जो एनर्जी होता है ना, वो हमको सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। कैसे एटीपी बन रहा है? 2 ग्लूकोज था, ठीक है, ये आपका जो है ग्लिसरल्डिहाइड बनता है, फॉस्फेट, और फिर 3 PGL से पेपा बन रहा है। ओके, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस है जिसमें ये बनता है हमारा NAD से NADH बन रहा है। कितना? 2 NADH बन रहा है। ये बस प्रोसेस को ध्यान में दिए, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है और कुछ नहीं, कंफ्यूज मत होना। अब क्या होता है कि ये पायरुवेट बनता है ना, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बनता है। अब ये पायरुवेट एंट्री मार सकता है, यस, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को यूज करके, यानी डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है इसमें, यस, हाइड्रोजन निकल रहा है, डिहाइड्रोजिनेज का यूज करके NAD बना सकते हैं, यानी NADH, यहाँ पे जो हमको NADH मिला था ना, वो यहाँ पर यूज हो जाता है, बन जाता है NAD+, यानी ये हम वापस से रीयूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करते कि भाई कुछ है भी, मतलब NAD का भी कुछ यूज होगा आगे, नहीं, इधर ही यूटिलाइज हो गया है ना। देखो ना, यहाँ पे NAD+ था, उसको NADH बनाया, अब यहाँ पे NADH था, उसको NAD बनाया, तो एक तरीके से ये यहाँ पर वापस से यूज हो सकता है। सिमिलरली आपका पायरुवेट इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाता है तो आपका 2 रिएक्शन करता है। एक, पहला तो ये कर रहा है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भी हो रहा है, जिसमें ये इथेनॉल आपका बनता है, ठीक, यस, और प्लस डिहाइड्रोजिनेज है तो यहाँ पर भी H+ से NAD बन रहा है। यानी कि बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि आपका जो फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है उसमें NADH का कोई यूज नहीं होता, किसमें? एनर्जी बनाने में। क्यों? क्योंकि वो यहीं पर रिसाइकल हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फर्मेंटेशन का नेट जो ATP है वो सिर्फ 2 ATP है, ठीक है, यस। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज कम होती है, ओनली 7% एनर्जी आपके ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आप यूज करते हो उससे आप 2 पायरुवेट बना रहे हो, उसके बाद जो भी फर्मेंटेशन करो उसमें से आपका सिर्फ 7% एनर्जी आपको मिलता है, बाकी सब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। NADH+ जो है वापस रीऑक्सीडाइज हो जाता है, जो वापस से जाके ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करेगा। एक एग्जांपल दिया है जैसे यीस्ट जो है ये क्या करते हैं? ये अल्कोहल फर्मेंटेशन करते हैं। अब यीस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब करते रहते हैं और उनका अल्कोहल परसेंटेज अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इफ इट गोज बियॉन्ड 13% से ज्यादा अगर इनका अल्कोहलिक जो है कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो ये जो है वो चीज उनके लिए ही पॉइजन हो जाती है, दे गो टू, मतलब सुसाइड हो जाता है उनका, तो पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ अगर अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन 13% से ज्यादा हो गया तो। यीस्ट का एग्जांपल है, ठीक। चलिए, तो ये सब तो हो गया फर्मेंटेशन, ओके। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर हमारा क्रिस्टल क्लियर हो गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपने इतना ही ध्यान देना है। अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर आप ऑक्सीजन का यूज करते हैं, यस, ऑक्सीजन का यूज करते हैं क्या करने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रहा है, इसीलिए होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी पूरी तरह से आप जो है आपके सबस्ट्रेट को तोड़ोगे और सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाओगे। यस, ये एक बार में नहीं होता, फटाक से नहीं होता, ऐसा नहीं कि एक लिया फटाक से, अब वो एनर्जी का क्या करोगे? अब एनर्जी रिलीज हो गई। यस, आपने कोई चीज लिया और उसको फटाक से यूज कर लिया, जैसे मम्मी ने जो है ढेर सारा, मतलब एक बड़ा सा वेफर का पैकेट लाया, यस, आपने उसको खोला, मम्मी ने पिकनिक के लिए लाया, आपको पिकनिक पे जाना है और मम्मी ने उसके लिए लेके आई ढेर सारा एक पैकेट बड़ा सा वेफर्स का। अब आपने क्या किया? वो वेफर को खोला, अरे यार खा लेता ना, थोड़ा खा लेता ना, थोड़ा खा लेता ना, ऐसे कर करके आपने पूरा वेफर खत्म कर दिया। यस, अब क्या हो गया? पिकनिक की बारी है, मम्मी ने बोला अब मैं तेरे को दूंगी ही नहीं। यस, तेरे को वो लाया हुआ था मैंने, तुमने वो खाया नहीं, तो अब तुमको नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? यस, जब चाहिए तब मिलेगा ही नहीं। यस, यही होता है ना, राइट। तो यहाँ पर स्कूल की याद आ गई मुझे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हमारे सेल्स को भी पता है कि यार एनर्जी अगर बना रहे हो ना तो फटाक से उसको यूज मत करो, आप उसको स्टोर करके रखो। और आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एनर्जी बेस्ट स्टोर होती है केमिकल बॉन्ड्स में, राइट। इसीलिए हमारा एटीपी बनता है, इसीलिए हमारा NADH बनता है। ये क्या है? एटीपी जो है दैट इज एक्टिंग लाइक अ एनर्जी करेंसी,
ठीक है, एटीपी बन जाता है आपका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है हमारा एनर्जी करेंसी। वो एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी करेंसी है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। उसमें जो है एनर्जी स्टोर्ड है, जब एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एटीपी का फॉस्फेट एक हटा के एनर्जी मिलती है। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस, तो यहां पे भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लिविंग थ्रीम, अच्छा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? बेसिकली कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और ये स्टेप वाइज रिमूवल होता है। स्टेप वाइज मेथड होता है, एक साथ नहीं होगा। रिमूव करो, अब इसमें करना क्या है, आप सारा हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे, यस, और बचेगा क्या? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा मैट्रिक्स में। तो यही आपको करना है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि आप पूरा, पहली बात तो हाइड्रोजन को निकाल दो, यस, हाइड्रोजन निकाल दोगे, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्लस बचेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। यही होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यस, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू वाटर, yes, simultaneously synthesizing of ATP इनर मेम्ब्रेन में। दोनों चीजें साथ साथ में हो रही है, यानी देखो क्या क्या हो रहा है। पहला, इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हो आप, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन पास करते करते आप रिएक्शन करते हो। अब वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होता है एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जब आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, जब आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, उसके पास आपका प्रोटॉन भी है, उसके पास आपका इलेक्ट्रॉन भी है, बराबर ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको आप आगे 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 जो है ट्रांसपोर्टर्स, कैरियर्स के पास जो है ट्रांसपोर्ट करते रहते हो, ठीक है। तो आप पास करते हो इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि हाइड्रोजन एटम से ही रिमूव हो रहा है। किसके पास भेजते हो? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन क्या करेगा? यस, उसका हम रिएक्शन में देखेंगे कि ऑक्सीजन करता क्या है। बट याद रखना यहाँ पर ये स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रॉन जो है, यस, जो रिमूव हो रहा है वो आपका ऑक्सीजन के पास जाता है अल्टीमेटली। साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी होता रहता है आपके इनर मेम्ब्रेन। किसके इनर मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में साइमल्टेनियसली आपका एनर्जी भी बनते जाता है। कैसे बनेगा लास्ट में हम लोग देखेंगे, तो स्टिक टिल द एंड ऑफ द सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, तो बिल्कुल एंड तक रुके रहना, बहुत सिंपल तरीके से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा है कि पायरुवेट यूज किया है, COA यानी कि आपका कोएंजाइम A यूज किया है, NAD+ यूज किया है, मैग्नीशियम यहां पर जो है एक्ट करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ। एसिटाइल कोए आपका कार्बन डाइऑक्साइड NAD+H+ बन रहा है। यस, ये रिएक्शन होता है, यानी ये पायरुवेट जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला होता है तो ये एक लिंकर रिएक्शन होता है कि ये पहले एसिटाइल कोए बना देता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 NADH और बन गया, कितना? 2 NADH और बन गया फ्रॉम 2 पायरुवेट। यहां पर एक पायरुवेट है, उसने एक NADH बनाया, बट एक ग्लूकोज ने 2 पायरुविक एसिड बनाया। तो 2 पायरुविक एसिड से हमको 2 NADH और मिले। समझ में आया? यस, प्रोड्यूस 2 NADH फ्रॉम 2 पायरुवेट। एसिटाइल कोए है विच एंटर्स इनटू, इसमें एसिटाइल कोए मिला ना, वो अब एंट्री करेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, यानी कि आपका क्रेब्स साइकिल में एंट्री मारेगा, ठीक है। एसिटाइल कोए, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो जाएगा, NAD+H+, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, तो देखो ध्यान से, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर हुआ ग्लाइकोलिसिस, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस, फिर ये जो है अंदर भेजेगा पायरुवेट को, ठीक है। अब ये अंदर भेजेगा पायरुवेट को, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। तो क्रेब्स साइकिल किधर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, यानी ये इसका जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसका जो ये मैट्रिक्स है उसके अंदर ये चीज हो रही है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो पायरुवेट है, ठीक है। अब ये जो हमने लिंकर रिएक्शन पढ़ा, ये वाला वही चीज यहाँ पे है कि पायरुवेट है, उसने कोएंजाइम A यूज किया, NAD को डिहाइड्रोजिनेस, मतलब यहाँ पर क्या किया, NAD था, उसको जो है NADH+H+, यानी कि यहाँ पर ये एंजाइम यूज करके बनाया, प्लस उसके साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव किया, यानी डिकार्बोक्सिलेशन भी किया, ठीक है, जिससे आपको एक प्रोडक्ट मिलता है
एसिटाइल कोए का। अब ये जो एसिटाइल कोए है ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड यहाँ पर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब क्यों नाम है उसका? हेंस क्रैब, हेंस क्या बोल रही हूँ आज मैं, आज क्या हो गया है मुझे यस आई एम स्टैमरिंग। हेंस क्रेब की वजह से उसका जो है नाम रख दिया था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये पायरुवेट है, ठीक है, यानी पायरुविक एसिड है, इसमें आपका कोएंजाइम ए यूज हो रहा है, एसिटाइल कोए बन रहा है। एसिटाइल कोए 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कितने कार्बन का? 2 मॉलिक्यूल का। अब देखो क्या हो रहा है, एसिटाइल कोए का होगा कंडेंसेशन। क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। कैसे होगा? एसिटाइल कोए में ज्वाइन हो जाएगा आपका, ये जाके रिएक्ट करेगा OAA से। व्हाट इज OAA? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बराबर 4 कार्बन का होता है ये स्टेबल प्रोडक्ट। यस, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कल के चैप्टर में भी आया था, ये जल्दी से बताओ कौन से साइकिल में था। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोए ये दोनों जो है रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ये रिएक्ट करके, अब देखो ये 2 कार्बन था, ये आपका 4 कार्बन है, तो 2 कार्बन 4 कार्बन बन गया 6 कार्बन का सिट्रेट। क्या बन गया? सिट्रेट, ठीक है। कि कौन से एंजाइम से? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यूज करके सिट्रेट बनाया, मतलब सिंथेज एंजाइम ने सिंथेसिस किया सिट्रेट का, ठीक। अब सिट्रेट जो है फर्दर आइसोसिट्रेट भी बनता है, और आइसोसिट्रेट बनने के बाद, यस विच इज अनस्टेबल, आइसोसिट्रेट बनने के बाद जिसके लिए एंजाइम यूज किया एकोनिटेज, एकोनिटेज एंजाइम यूज किया आइसोसिट्रेट बनाने के लिए। फिर क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देखो 6 कार्बन का था, उसमें से 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकला और NAD प्लस बन गया NADH, यानी एक NADH यहां पर हमारा रेडी हो गया। कौन सा एंजाइम यूज करके? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है। तो यहां पर क्या बन गया? ये 5 कार्बन का, द ओनली, पूरे साइकिल में ये ओनली कंपाउंड है जो आपका 5 कार्बन का है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्वेश्चन पूछा जाता है क्रेब्स साइकिल में 5 कार्बन का कौन सा कंपाउंड है? एक ही है, क्योंकि इसके बाद फिर से डिकार्बोक्सिलेशन होगा, जिसके वजह से ये 5 कार्बन बन जाएगा 4 कार्बन का सक्सीनेट। समझ में आया? यस, इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो यहां पर देखो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, और सक्सिनाइल कोए जो है, सक्सिनाइल कोए सिंथेस यूज होगा। क्या यूज होगा? सिंथेटेस, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेस, जिसके वजह से फाइनली सक्सिनेट बनता है, यानी सक्सिनिक एसिड बनता है, ठीक। क्या क्या हुआ यहाँ पे? देखो वापस एक NAD बना, और यहाँ पर GTP भी बना है, ATP नहीं GTP भी बना है, विच इज सिमिलर टू ATP जैसा ही GTP भी है, ठीक है। अब सक्सिनेट जो है, सक्सिनेट से बनता है फ्यूमरेट। क्या बन रहा है? फ्यूमरेट। तो एंजाइम यूज होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि आपने वापस से डिहाइड्रोजिनेज किया, FAD से FADH2 बनाया। यानी ध्यान दो कितने NAD हो रहे हैं, कितने FAD हो रहे हैं, ध्यान दो, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर फ्यूमरेट बन गया, जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यस, यहाँ पर भी 4 कार्बन, यहाँ पे 5 था, ओनली 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो फ्यूमरेज एंजाइम यूज करके हमने फ्यूमरेट को कन्वर्ट कर दिया मैलेट में, इसमें पानी डाल के हाइड्रेशन करके, ठीक है। ये भी 4 कार्बन का है। फिर इसमें क्या किया हमने? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से यहाँ पर हमने क्या किया? NADH वापस से बनाया। फाइनली हमारा OAA वापस से बन गया है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रेडी है, और ये जो है फिर से एसिटाइल कोए से वापस से रिएक्ट करेगा। इस तरीके से साइकिल होता है। अब ध्यान दो, ठीक है, जब मेरा ग्लूकोज था, ये मेरा ग्लूकोज था, एक ग्लूकोज ने 2 पायरुविक एसिड दिया, एक ग्लूकोज ने 2 पायरुविक एसिड दिया, तो ये एक पायरुविक एसिड का साइकिल है। ऐसे तो 2 साइकिल हो रहे होंगे ना, तो इमेजिन करो एक पेज के इधर, एक पेज के पीछे, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि एक ग्लूकोज ऐसे 2 कार्बोक्सिल को जो है 2 क्रेब साइकिल करने पड़ते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस, ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, तो आई होप अब तुम लोग को क्लियर हो गई है, ओके। बाकी इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, इफ यू वांट मी टू शेयर इट विथ यू गाइस। तुम लोग के पास अगर कोई ट्रिक है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इफ यू गाइस वांट मी टू क्रिएट अ ट्रिक, ये सीक्वेंस याद रखने के लिए अगर कोई ट्रिक चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। चलिए, ओके, सो फाइनली ऑब्जर्वेशन क्या है क्रेब साइकिल का? यही पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है भाई। पायरुवेट यूज किया हमने, 4 NAD+ यूज किया हमने,
एक FAD प्लस यूज किया, एक ADP प्लस PI यूज किया और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज किए हमने हाइड्रेशन करने के लिए। ये पूरे इसका है, ठीक है। यस, अब ये कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकले, 4 NADH प्लस 4H प्लस बना। यस, क्योंकि 4 NAD बना था तो 4 NADH बन गया। एक FAD था तो एक FADH2 बन गया और ATP बन गया। समझ में आया? यस, तो ये आपका रिएक्शन हो जाता है इस तरीके से। ये आपको क्यों याद रखना है? यही मेजर है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यस, चलिए, अब जो हम बार बार बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एनर्जी कैसे बनी मैम? चलो आपने यहां तक तो बता दिया कि ATP बनता है, GTP बनता है, ATP बन रहा है, NADH बन रहा है। तो ये NADH और ATP से यस ये बन कैसे रहे हैं? ठीक है, NADH हम लोग ने बोला ना कि NADH भी इंपॉर्टेंट है, FADH2 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी ATP बनाता है। कैसे बनाता है? क्वेश्चन है ना, कैसे बनाता है? तो उसके लिए हमारे पास है कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यस, वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यस, तो ये रिएक्शन से यस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके ये रिएक्शन से हमको पता चलता है कि किस तरीके से आपका जो है यस ये क्यों हो रहा है? टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH प्लस H प्लस एंड FADH, यानी किस तरीके से आपका NADH और FADH2 से एनर्जी करेंसी बनाई जाती है। तो ये ATP आखिर कैसे बन रहा है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या होता है? ये NADH FADH2 बन रहे हैं। यस, दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाम देखो ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। इतना सिंपल ही तो है। यस, तो आपका जो है ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होता रहता है यस टू ऑक्सीजन। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, याद है? मैंने बोला था स्टे टिल द एंड ऑफ द सेशन, मैं एंड में बताऊंगी कि ऑक्सीजन के पास जो है ये चला जाता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? हमारा ऑक्सीजन है, जो क्या करता है? पानी बनाता है। क्या बनाता है? पानी बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे यस जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है इन द इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज दिस? सी ओवर हियर, ध्यान से, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत मेहनत से बनाया है। ये है आपका लिपिड बाइलेयर, पहचाना लग रहा है, सेल चैप्टर में पढ़ा था। और ये है अंदर वाला लेयर। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर से बना है, डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, यानी सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का मैट्रिक्स है, ठीक है। यस, अब हो क्या रहा है? देखो, होता ये है कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी आप लोग, मुझे पता है कि ये चीज बहुत लोगों के दिमाग में नहीं घुसती है, बट ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। ये है आपका कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। कलर पे मत जाओ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ध्यान दो बस। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो बना है NADH डिहाइड्रोजिनेज से। यस, मतलब कि ये आपका जो NADH प्लस था ना, उसी को ये NAD प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यस, प्लस क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने? रुको जरा, रुको। यस, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट अच्छा हाँ, एक और एक चीज, यहाँ पर H प्लस जो है निकल रहा है। तो हमने, याद है हम लोग ने बोला था कि H प्लस आपको रिमूव करना है, और जब ये H प्लस रिमूव होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव होते हैं और उसमें से आपका प्रोटॉन्स भी रिमूव होता है। तो होता क्या है कि ये जब प्रोटॉन रिमूव होता है ना, प्रोटॉन, H प्लस इज नथिंग बट प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन आपका अंदर चला जाता है, बाहर निकल जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर ऐसे 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 आपके अलग अलग साइटोक्रोम से होते हुए गुजरता है, ठीक है। तो बस आपने कॉम्प्लेक्सेस याद रखने हैं। कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेज। यस, कहाँ है? स्ट्रोमा में,
ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी। फिर कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, यस, सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट बनता है कहां पर, क्रेब्स साइकिल में। तो वही चीज कि जब सक्सिनेट फ्यूमरेट बनता है क्रेब्स साइकिल, क्योंकि क्रेब्स साइकिल भी तो मैट्रिक्स के अंदर ही हो रहा है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि एक क्रेब्स साइकिल यहां पर हो रहा है, तो इस टाइम पर ना एफएडी बनता है ना, याद है पढ़ा था, एफएडी बनता है, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लेक्स 2 बना है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस से, ठीक है, कि एफएडी को ठिकाने लगाना है, एफएडी को भी यूज करना है किसके लिए, आपके एटीपी बनाने के लिए। फिर कॉम्प्लेक्स 3 की बात करते हैं, ये बना है साइटोक्रोम बी एंड C1 से, इसीलिए हम उसको कहते हैं साइटोक्रोम बी C1। देखो यहाँ पे साइटोक्रोम बी भी है, यहाँ पे साइटोक्रोम C1 भी है। अब बोलोगे मैम ये क्या है, ये क्या है, आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये आयरन सल्फर जो है क्यों यूज किया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन का, दे आर वेरी गुड कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो अपना, क्योंकि स्टेबिलिटी लूज नहीं करता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो भी खुशी खुशी ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो भी खुशी खुशी दे देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक Fe और एक कॉपर, ये दो हैं जो कि आपको यहां पर देखने मिलेंगे। तो ये Fe सल्फर है एक यहां पर, ठीक है। और आगे देखो कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें, उसमें क्या है, यस, वो साथ में काम करता है साइटोक्रोम C के। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या मिलता है भैया, कॉम्प्लेक्स 4 देखो ये है, इसके अंदर हमको दिख रहा है कि ये जो है कॉपर दिख रहा है, कॉपर का 2 सेंटर्स दिख रहे हैं कॉपर के। अभी मैंने बोला था ना Fe और कॉपर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर तो आपको इसी में 4 वाले में ही 2 कॉपर के सेंटर्स दिखते हैं, ठीक है, यस। साइटोक्रोम A एंड A3 से बना हुआ है आपका 4th वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो 4th कॉम्प्लेक्स में A एंड A3 प्रेजेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर मेम्ब्रेन पे आपको साइटोक्रोम C भी दिख रहा है, जो कि कनेक्ट करता है आपके 3 एंड 4 को, 3 एंड 4 को कनेक्ट करता है। कैसे करता है पढ़ाऊंगी, बस बेसिक समझ लो, यस। चलो जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 है, दैट इज नथिंग बट आपका F0 F1 पार्टिकल, वही सेम चीज जो फोटोसिंथेसिस में हमने PF1 PF0 पढ़ा था, वही सेम चीज, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, यस। तो ओके, ठीक है। तो वो सेम ही चीज है आपका जो हमने PF0 PF1 जो पढ़ा था हमने फोटोसिंथेसिस में, इफ यू गाइज रिमेंबर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में डिटेल में हमने ये चीज की थी, है ना। तो वापस से हम लोग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस नहीं करेंगे। और आपको याद है ना केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी हमको ये ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ा था, यस। अगर नहीं याद है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, बहुत ही अच्छे से मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया है वो, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब बात करते हैं कि ये ATP कैसे बना रहा है, ठीक है। तो ये तो पहले उल्टा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उल्टा जाएंगे। तो पहले समझो कि ATP बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए। ATP बनाने के लिए यस आपके पास ATP सिंथेस होना चाहिए, ठीक है। F1 पार्टिकल में ATP सिंथेज एंजाइम है जो ATP का सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये कनेक्टेड है आपके F0 पार्टिकल से। ये F0 पार्टिकल क्या करता है, ये एक चैनल की तरह काम करता है जो कि आपके प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये है प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना क्यों है, क्योंकि ये ATP सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोटॉन्स को यहां से यहां लाना पड़ता है। अब कोई चीज यहां से वहां क्यों जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास केमिकल ग्रेडियंट तैयार है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी चार्जेस का डिफरेंस है कि यहां पर देखो ज्यादा प्लस पॉइंट है, यहां पर नेगेटिव है, यानी यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है, यहां पर कम है, तो ये बन गया इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें डिफ्यूज होंगी, तो ये F0 पार्टिकल से होते हुए गुजरती है और उसके वजह से ATP सिंथेस होता है एक्टिवेट और उसके वजह से बनता है आपका ATP, ठीक है। अब बोलोगे ये H+ लाए कहां से,
कहां से लाना है, तो उसके लिए ये इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन होता है। कैसे होता है देखो, पहले सिंपल सिंपल स्टार्ट करेंगे। पहले बात करते हैं FAD की। FADH बन रहा था, कैसे बन रहा था, ग्लाइकोलिसिस की वजह से बन रहा था, क्रेब्स साइकिल में बन रहा था, दुनिया भर का अलग अलग जो भी, जहां जहां आपने देखा कि सॉरी FAD बोल रही हूँ, जहां जहां आपने देखा NAD बन रहा था, यस जहां जहां NAD बन रहा था वो सब इधर आके जमा हो गए। ठीक है, पहले आ गए ये कॉम्प्लेक्स 1 में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 में आ गए। अब इसमें क्या होगा देखो, NADH से जब NAD बन रहा था तो ये H निकल रहा था, तो यहाँ पे देखो ये H निकल गया। ठीक है, प्रोटॉन बाहर आ गया। कहां आ गया, ये क्या है, ये कौन सा एरिया है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, उसके बीच का स्पेस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये स्पेस के अंदर आपके प्रोटॉन जमा हो गया। ठीक है, सिर्फ हम लोग प्रोटॉन पे ही ध्यान देंगे। फिर ये प्रोटॉन जो है फर्दर यहाँ पर इस तरीके से अंदर जाके हेल्प करता है। ठीक है, यही प्रोटॉन यहाँ पर आता है ATP सिंथेस के पास। तो एक तो पता चल गया कि हाँ प्रोटॉन आ रहा है, तो क्या सिर्फ यहीं से आ रहा है, नहीं। देखो जब प्रोटॉन रिलीज होता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी तो रिलीज होता है। अगर प्रोटॉन रिलीज हुआ, देखो H+ था, तो अगर आपका प्रोटॉन रिलीज हो रहा है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको ये पकड़ लेता है, FMN पकड़ लेता है। यस, मोनो याद रखना, मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो ये FMN पकड़ लेता है उसको। ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है FES के पास। बोला था ना FES आएगा, क्यों, क्योंकि आपका आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयन बहुत अच्छा कैरियर है इलेक्ट्रॉन का। तो FES जो है इलेक्ट्रॉन को उठाता है और दे देता है किसको, UQ को। अब व्हाट इज UQ, UQ इज यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन के पास ये आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये कहां पर है, देखो मेम्ब्रेन के अंदर ही है, इसलिए मैंने आपका लिपिड बाइलेयर भी बनाया ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ये डायग्राम जो है आपके NCERT में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, बट मैंने उसको सिंपलीफाई कर दिया है आप लोग के लिए। तो ये आपका UQ है, यस यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन अब हो जाएगा रेड्यूस। यस, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। यस, जो बन जाएगा यूबिक्विनोल, UQH2 बन जाएगा। ठीक है, यस। अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, साइटोक्रोम B को, जो कि आ गया आपके कॉम्प्लेक्स 3 के पास। अब बोलोगे मैम 1 के पास 3 कैसे है, क्योंकि 3 के पास साइटोक्रोम B है ना और C है। तो ये जो है UQH2 जो है वो आ जाता है आपका साइटोक्रोम B और C1 के साथ, जो ट्रांसफर करने के लिए आपका वापस से FES का यूज किया जाता है। ठीक है, फेरस आयन सल्फेट का यूज किया जाता है, सल्फर का। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ का जो H2 था ना, ये यहाँ से भी रिलीज हुआ भाई। ठीक है, सिर्फ इतना ही ध्यान दो, इतना ही ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो। ठीक है, यहाँ पर H+ यहाँ पे भी रिलीज हुआ, यहाँ से भी H+ रिलीज हुआ। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब सिर्फ ये थोड़ी बन रहा था, क्या बोलते हैं कि जब आपका H+ बन रहा है इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा था, है ना। तो जैसे हमने बोला साइटोक्रोम B के पास गया, साइटोक्रोम B से जो है आयन सल्फर ने उसको टॉस किया, भेजा साइटोक्रोम C1 के पास। अब साइटोक्रोम C1 जो है एक प्रोटीन के पास भेज देता है साइटोक्रोम C के पास। अब ये साइटोक्रोम C क्या है, साइटोक्रोम C आप देख सकते हो ये मेम्ब्रेन पे है ना। देखो पहली बात तो हमको पता है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, बट इनर मेम्ब्रेन का भी जो ये वाला रीजन है, बाहर वाला, क्योंकि ये अंदर वाला है, क्योंकि ये इधर मैट्रिक्स है। तो एक स्टेटमेंट है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और NCERT वाले बहुत कंफ्यूज करते भी आपको, कि साइटोक्रोम C जो है मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर चिपका हुआ है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर चिपका हुआ है, समझ में आया। ठीक है, और ये जो होते हैं ये मोटाइल कैरियर्स होते हैं। मोटाइल कैरियर्स मतलब क्या, कि ये मूव करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, मोटाइल कैरियर्स होते हैं आराम से। तो ये साइटोक्रोम C जो था ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, यहां पर लेके आता है किसके पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ठीक है, ये 2 को थोड़ा स्किप मारो फिलहाल के लिए, ये लेके आता है 4 के पास, यानी साइटोक्रोम C जो मोटाइल कैरियर है ये 3 और 4 को कनेक्ट करता है। ठीक है, याद रखना ये। अब ये इलेक्ट्रॉन को इधर आया, तो इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, कॉपर के सेंटर ने लिया। तो कॉपर के सेंटर ने साइटोक्रोम A और A3 को ट्रांसफर किया, फिर वापस से कॉपर के सेंटर ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, यस।
अब क्या होगा, यस अब होगा ये कि ये जो था ना, अब ये तो ट्रांसफर हो जाएगा, हमने बोला था ना लास्ट एक्सेप्टर जो है, जो लास्ट एक्सेप्टर है आपके इलेक्ट्रॉन का भाई, वो तो पानी ऑक्सीजन ही होना था, क्यों, पानी बनाने के लिए। यस तो यहां पर ये जो लास्ट, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता थोड़ी रहेगा, कहीं तो आके चिपकेगा, कहीं तो आके अटकेगा, तो वो आके अटक जाता है आपके ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर देख सकते हो हाफ ऑक्सीजन प्लस 2H प्लस, थोड़ा सा H प्लस यहां पर भी यूज होता है, जिससे आपका बनता है पानी। यस और थोड़ा H प्लस बाहर भी निकलता है। कहां हो रहा है ये, कॉम्प्लेक्स 4 में। तो पानी कहां बन रहा है, अगर क्वेश्चन पूछा पानी बन कहां रहा है, तो कॉम्प्लेक्स 4 में बन रहा है भाई, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडेज एंजाइम है। ठीक है, यस और साइटोक्रोम C है मोटाइल, जो कि हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए। समझ में आया इस तरीके से। तो चलो इलेक्ट्रॉन का तो ठिकाना लग गया, अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन इधर जाएगा और बनाएगा ATP, तो यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का एक अपने अपने ठिकाने पे ये लग गए। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स 2 क्यों यूज होता है। कॉम्प्लेक्स 2 जब आपका क्रेब्स साइकिल होता है तो वहां पर NAD के अलावा बनता है FAD, बराबर ना। ये FAD क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फेंकता है, FAD से इलेक्ट्रॉन निकलता है आपके आयन सल्फर के पास। अब आयन सल्फर क्या करता है, ये भी यूबिक्विनॉन को भेजता है, यूबिक्विनॉन फिर बन जाता है यूबिक्विनॉल, यस H2, जिसमें से वापस से H प्लस तो निकल गया, H प्लस तो निकल गया यहां पर ल्यूमेन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन चला गया साइटोक्रोम B के अंदर। ठीक है, इसीलिए हमने फर्स्ट इसको इधर रखा है, सेकंड को इधर रखा है, थर्ड को इधर रखा है। क्यों, क्योंकि दोनों कॉमन है, ये भी यूबिक्विनॉन से इधर भेजता है इलेक्ट्रॉन, ये भी यूबिक्विनॉन से इधर इलेक्ट्रॉन भेजता है, इसीलिए उसको बीच में रखा है। तो अब समझ में आया तुम लोग को कि 3 बीच में क्यों दिखाया है। काम कुछ नहीं है, काम वही है कि देखो प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो प्रोटॉन्स यहां पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में घूमता रहता है और फाइनली चला जाता है एटीपी सिंथेस के पास एटीपी बनाने के लिए। यस, फिर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इसी इंटरमेम्ब्रेन में, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा गया आपको एग्जाम में कि भाई एक बात बताओ कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहां होता है, तो आपको याद रखना है कि वो होता है आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। समझ में आया। अब आई होप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यस, चलिए यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, देख लेते हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 बना है NADH हाइड्रोक्सीडेज से, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। पूरा स्टेप वाइज मैंने लिख दिया है ताकि कल को अगर आप भूल भी गए तो ये पढ़ के आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। कॉम्प्लेक्स 1 NADH ऑक्सीडाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है किसको, यूबिक्विनॉन को। अब ये यूबिक्विनॉन जो है FADH2 से भी मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स 2 है ना उससे भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब यूबिक्विनॉन रेड्यूस हो गया, बन जाता है यूबिक्विनॉल। क्या बन जाता है, यूबिक्विनॉल, यानी कि वो जो आपका UQH2 था वो बन गया। फिर ये ऑक्सीडाइज करके यस यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे देगा। एक बार रेड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन लिया, फिर ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। यस, वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए। यस, कॉम्प्लेक्स, ये देखो इसने यूबिक्विनॉल को दिया और यूबिक्विनॉल से आपका साइटोक्रोम C के पास दे दिया वाया दिस कॉम्प्लेक्स BC1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। फिर साइटोक्रोम C क्या है, इट इज अ स्मॉल प्रोटीन विच इज अटैच टू द मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्ट्स एज मोबाइल कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके बीच में, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, कैसे, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन लिया उसने 3 से और कहां दिया, 4 के पास लेके गया। ठीक है, यस, फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 to 4 जो मूव हो रहा है, दीज आर कपल्ड टुगेदर और चला जाता है कॉम्प्लेक्स 5 के पास एटीपी सिंथेस को एक्टिवेट करने के लिए, जो एटीपी बनाता है। ओके, अब ये एटीपी सिंथेस किससे बना है, कॉम्प्लेक्स 5 जो है उसके पास F1 पार्टिकल है हेड पीस, जो कि पेरिफेरल प्रोटीन है जिसके पास एटीपी सिंथेस एंजाइम है। F0 जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो कि क्या करता है, पैसेज देता है आपके प्रोटॉन्स को मूव करने के लिए। ठीक, अब
एक एटीपी बनाने के लिए 4 प्रोटॉन का जो है यूज हो रहा है पास थ्रू F0 पार्टिकल। तो F0 पार्टिकल से 4 जो है H+ यानी 4 प्रोटॉन पास होंगे F0 पार्टिकल से, तब जाके एक एटीपी बनेगा। ठीक है, आइडियली 2 एटीपी दिखाएगा आपको। एक NADH जो है कितना एटीपी बनाता है? 3 एटीपी। एक NADH 3 एटीपी बनाता है, एक FADH 2 एटीपी बनाता है। इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस। चलिए, यहाँ पे हमारा मेन रिएक्शंस हो जाते हैं खत्म। अब आते हैं लास्ट का कुछ फॉर्मेलिटी टॉपिक से हमारे। यस, बहुत सिंपल से। पहला बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो ये बेसिकली आपका अजम्पशन के बेसिस पे हमको लगता है ऐसा कि हाँ भाई रिएक्शन ना ऐसे हुआ रहेगा, फिर ऐसे हुआ रहेगा, ऐसा हुआ रहेगा। देखो हमारी बॉडी है बहुत कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने डिसाइड किया ये ग्लूकोज से पायरुवेट बना तो ये पायरुवेट फटक से क्रेब्स साइकिल के पास ही चला जाएगा, जरूरी नहीं है। बट हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये रिएक्शन होता है, राइट, तो उसके लिए हमने क्या किया, हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बना सकते हैं। बट वो एक मनगणत बैलेंस शीट है, वो एक्चुअल रियलिटी है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम नेट एटीपी का जो गेन होता है फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। तो इसके लिए हमने किए कुछ अजम्पशन कि आपको ये अजम्पशन दिमाग में रख के ही आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ही बनेगा। ठीक है, पहली बात तो आपके क्यों ऐसा, क्योंकि सारे रिएक्शन साइमल्टेनियसली, बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, इसके वजह से आपको अजम्पशन करना पड़ता है। तो क्या क्या अजम्पशन है? पहला, सारे रिएक्शन आपके सीक्वेंस में हो रहे हैं, जो जरूरी नहीं है। हो सकता है सीक्वेंस को तोड़ के बीच में पायरुवेट बना, पायरुवेट जो है बोलेगा नहीं यार मेरे को नहीं करना अभी फिलहाल, पायरुवेट कहीं और यूज हो गया, क्या पता। जरूरी थोड़ी है उन लोग का ऐसा कोई ट्रेन थोड़ी चल रही है, कहीं भी जा सकते हैं भाई, क्योंकि सारे रिएक्शन साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। तो ये अजम्पशन है कि भाई जाएगा ही जाएगा, सीक्वेंस में ही काम करेगा। NADH ग्लाइकोलिसिस से जो बन रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा ही जाएगा, अजम्पशन है, जरूरी नहीं है जाएगा। नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स आर यूटिलाइज्ड, यानी आपके जो बीच बीच में जो बन रहे हैं, यस FAD बन रहा है, GTP बन रहा है, ये किसी और काम के लिए ना यूज हो जाए। यस, इंटरमीडिएट जो आपके बन रहे हैं, हो सकता है सक्सिनेट बना, सक्सिनेट अब जो है पूरा कंप्लीट करने के बजाय, यस फ्यूमरेट बनने के बजाय बोलेगा मैं जा रहा हूं किसी और काम के लिए जा रहा हूं, हो सकता है ना। बट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि नहीं भाई ये सीक्वेंस में ही होगा। ठीक है, अगेन वही पॉइंट। फिर ओनली ग्लूकोज इज रिस्पायर्ड, यस, क्योंकि आप यहाँ पर किसी और इसका देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप खाते तो प्रोटीन भी हो, खाते फैट भी हो, बट यहाँ पर आप अज्यूम कर रहे हो कि भाई सिर्फ ग्लूकोज रिस्पायर हो रहा है, तो आपका ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट करेक्ट बनेगा। ठीक है, सो इन एरोबिक रिएक्शन 38 एटीपी हमारा बनता है और फर्मेंटेशन करके 2 एटीपी बनता है। ठीक है, डन डन डन। यस, ये कैलकुलेशन एक बार खुद से करके देखना। ओके, एंड लास्ट इस पे आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे, विच इज योर रेस्पिरेटरी कोशेंट। नहीं रुको, रेस्पिरेटरी कोशेंट नहीं, एम्फीबोलिक पाथवे। अब हम लोग जब रेस्पिरेशन को देखते हैं तो हमको देख के ऐसा लगता है कि हाँ चीजें टूट रही हैं, कार्ब्स है, आपने कॉम्प्लेक्स शुगर खाया, वो जो है सिंपल शुगर में डाइजेस्ट हुआ, एसिमिलेट हुआ, सेल के अंदर आया और फिर हमने ये रिएक्शन करना चालू किया, सेलुलर रेस्पिरेशन करना चालू किया, यानी हम चीजों को तोड़ के कर रहे हैं, बराबर। तो हमारे हिसाब से कैटाबॉलिक रिएक्शन है क्योंकि ये टूट रहा है, बराबर। बट कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि ये 3PGL जो बना है, यस, अब ये बोल रहा है कि आपके सेल्स को लेट्स से कि वापस से जो है कुछ और बनाना है। ठीक है, तो ये हो सकता है रिवर्स डायरेक्शन में चला जाए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस बना ले, किसी और रिएक्शन में घुस जाए। यस, या फिर आपको पता है कि और अगर दूसरा कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसे फैट है, प्रोटीन है, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं साइमल्टेनियसली। फैट जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल से बना हुआ है, यस, ये फर्दर जो है आपका DHAP भी बना सकता है। ठीक है, अब DHAP लेट्स से कार्ब से DHAP बना, अब ये बोल रहा है कि यार DHAP बोल रहा है नहीं मेरे को ना जाना है फैट्स बनाना है, उल्टा हो गया ना, पूरा पाथवे खराब हो गया हमारा। यस, यानी कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो सिर्फ कैटाबॉलिक नहीं है, वो एनाबॉलिक भी बन सकता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एम्फीबॉलिक पाथवे, कि इट कैन बी कैटाबॉलिक आल्सो, इट कैन बी
एनाबॉलिक ऑल्सो। कैटाबॉलिक, ये इस तरीके से फैट्स ने फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनाया, उसने DHAP बनाया या फिर एसिटाइल कोए बनाया, ठीक है, जो फाइनली आपका क्रेब्स साइकिल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, पानी रिलीज कर देता है, ठीक है। प्रोटीन ने अमीनो एसिड्स बनाए, अमीनो एसिड्स ने जाके पायरुवेट बनाया, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनेगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जैसा हमने रिएक्शन पढ़ा। बट हो सकता है उल्टा हो जाए, पायरुविक एसिड बना लेकिन पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया ही नहीं, उसने बोला यार प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन बना लेता हूं, उल्टा हो गया, एनाबॉलिक हो गया, ठीक है। ये क्यों होता है? जब भी सेल को रिक्वायरमेंट होती है, व्हेन रिक्वायर्ड कंपाउंड्स वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द पाथवे, वापस आ जाएगा और उसको लेके चला जाएगा सिंथेसिस ऑफ सबस्ट्रेट के लिए, किसी और रिएक्शन के लिए, इसीलिए ये एनाबॉलिज्म भी दिखाता है। यस, दैट्स व्हाई रेस्पिरेटरी पाथवे शोज बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये एम्फीबॉलिक है, ठीक है। यस, चलिए लास्टली रेस्पिरेटरी क्वोशंट की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशंट बेसिकली कि आपने जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया है, यस, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और कितना ऑक्सीजन यूज कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट। उसका एक इक्वेशन है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम, सॉरी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन है, मैं PDF शेयर करते समय करेक्शन करके भेज दूंगी, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ओके। चलिए फिर यहाँ पे देखें, कार्बोहाइड्रेट्स जब यूज होता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जब आप कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हो तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट आता है 1। कैसे? रिएक्शन देखो, ये है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज ने 6 ऑक्सीजन यूज किया और 6 कार्बन डाइऑक्साइड दिया, है ना, ये आपका रिएक्शन है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिया और 6 ऑक्सीजन यूज किया, तो 6/6 इक्वेशन आता है 1। तो जब जब आप कार्बोहाइड्रेट को सबस्ट्रेट जो है यूज करते हो एज अ सबस्ट्रेट, तो आपका रेस्पिरेटरी क्वोशंट आता है 1। वहीं पर जब आप फैट्स को यूज करते हो, यस, फैट्स को यूज करते हो, जैसे कि आपका ट्रिपैलमिथ एक एग्जांपल दिया है कि ट्रिपैलमिथ जब आप यूज करते हो तो उसको 102 कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, जो है इवॉल्व किया उसने, और 145 ऑक्सीजन जो है यूज किया मॉलिक्यूल्स। तो उसका जब इक्वेशन निकालता है 0.7 आता है, और हमेशा कोई भी आप ले लोगे तो वो हमेशा लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। प्रोटीन्स का जब सेम कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है वो अप्रोक्सीमेटली 0.9 आता है। और अगर क्वेश्चन पूछा आपको कि ऑर्गेनिक एसिड को अगर आप यूज करते हो, तो ये पॉइंट ऐड कर लेना आप लोग, ऑर्गेनिक एसिड को जो आप यूज करते हो तो ये मोर देन 1 चला जाता है, ठीक है। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स को कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज नहीं किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैंक डिसाइडिंग पॉइंट है, क्योंकि एक ही लाइन में दिया है। और इसी के साथ हमारा 2 पेज में ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। मजा आया? समझ में आया? यस, ये चीज एक बार वापस से रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। बाकी इसका अगर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए याद करने के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन, आई होप इट वाज वर्थ इट। यस, वर्थ योर टाइम। इतने कम टाइम में हमने पूरा चैप्टर डिटेल में एक एक पॉइंट रिवाइज किया। अगर बिलीव नहीं करते हो तो अपनी एनसीईआरटी को खोल के एक बार एनसीईआरटी रीड करो, आप रियलाइज करोगे कि मैंने एनसीईआरटी का हर एक शब्द आपके लिए कवर करके आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। अब बचता है सिर्फ एक चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का, जो हम कल करेंगे, और उसके साथ हमारा चौथा यूनिट भी हो जाएगा खत्म। यानी कि बचेगा सिर्फ लास्ट यूनिट और 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम लोग सेशंस बनाते रहें, इसी तरीके से हमारा जो है लेक्चर होता रहे, यस, आपको पता है कि हमारा जो इस स्पीड से अगर हम लोग करते रहेंगे तो 20th फेब को, यस, 20th फेब तक हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, 11th का भी एंड 12th का भी। फिर आप लोग सुकून से जो है बोर्ड एग्जाम लिखना, 22 तारीख से बोर्ड एग्जाम है, कोई टेंशन नहीं है। यस, आपका 20th तक मैं आपको पूरा 11th एंड 12th पूरा करवा दूंगी। देखो 11th तो ऑलमोस्ट खत्म होने आया बायो का। यस, ये हमारा जो है
12वां चैप्टर तैयार हो गया। अब जो है 13 से 16 चैप्टर तक हमको करना है। बस 6 चैप्टर हैं आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में। यस, तो 6 दिन पकड़ लो, 1 हफ्ता। यस, और 1 चैप्टर बचा है जो कल होगा, यानी कल का पकड़ के 1 हफ्ते में हमारा नेक्स्ट जो 1 वीक का प्लान है उसमें हमारा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसका हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मैंने तुम लोग को शेयर किया। अगर नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पर मैं सारे पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, बेस्ट वे। ठीक है, तो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाकी लोगों को भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज्यादा हम लोग जो है पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, उतना ज्यादा मजा आएगा, उतने ज्यादा जो है एस्पिरेंट्स को हेल्प मिलेगी एंड मोमेंट पे। यस, बिकॉज इट्स योर एंड मोमेंट, एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। इस टाइम पर ऐसे ही सेशंस जो कम टाइम लेके हैंड रिटन नोट्स बना के आपको टाइमली पूरी चीज अच्छे से डिस्कस करके समझा दे, तो इसीलिए प्लीज डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर चैट ग्रुप्स, आपके जो भी टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे बच्चों का देखा यूट्यूब चैनल्स होते हैं, प्लीज डू प्रमोट सो दैट इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। ठीक है, चलो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।